जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं यदुवेंद्र सर स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन जरा सोचिए कि ये किस देश में है? क्या ये भारत में है? क्या ये चीन में है? क्या ये नेपाल में है? आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो कहां पर हैं। हिमालय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनके बारे में भी देखेंगे। परीक्षा में कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं उसको समझेंगे। तो चलिए, पहली क्लास हम लोगों की इसके पहले हिमालय की एक क्लास हो चुकी है, हिमालय की उत्पत्ति और उसकी व्याख्या। आज हम लोग इसकी सेकंड क्लास देख रहे हैं हिमालय की, उसमें इनकी चोटियों के बारे में हम लेकर के आए हैं, जिसमें बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय की भौगोलिक यात्रा को अच्छे से देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। मानचित्र को आप लोग थोड़ा सा एटलस को अपने जो आपके पास मैपिंग होगा उसको ओपन करके रखिए। अब देखिए, सबसे पहले हिमालय प्रणाली को समझने के लिए हमको ये समझना होगा इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है, उसके बाद बृहद हिमालय कहलाता है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में ऐसे पैरेलल बटा हुआ है पूर्व से पश्चिम में। एक ट्रांस हिमालय, एक बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय जिसको पार हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को पार तिब्बत पठार से ये सटा हुआ, कहने का मतलब ये कह रहा है कि बृहद हिमालय के ऊपर है ये, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? पार हिमालय। तिब्बत के पठार से ये सटा हुआ है। ओके। सेकंड है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालय भी इसी को कहते हैं। सबसे ऊंचा और तीक्ष्ण यही है, मतलब जो सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो किस हिमालय पर पाई जाती हैं? बृहद हिमालय पर। अभी इसकी चर्चा डीप में जाके करेंगे। अगला है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसको शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। जैसे अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें यहां पर, समझिएगा, ऐसे श्रेणियां हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका पहला वाला ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है। ये आपका हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय और इसके नीचे हो गया शिवालिक हिमालय। इस तरीके से है। इस दृश्य को हमेशा आपको माइंड में सेट करके रखना है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और फिर शिवालिक हिमालय है। इसी का यहाँ पर आपको समझाया गया है कि ट्रांस हिमालय जो है ये तिब्बत हिमालय सटा हुआ है। क्यों? जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ट्रांस हिमालय है इधर चीन है, तो चीन में क्या है? तिब्बत का पठार है ना, कल की क्लास में हम आपको बताए थे। तिब्बत के पठार से ये सटे होने के कारण इसको, अब देखिए, एक तो तिब्बत के पठार से सटा है, दूसरी विशेषता क्या है इस ट्रांस हिमालय की? बृहद हिमालय के ऊपर है ट्रांस हिमालय, इसीलिए इसका एक नाम और क्या हो जाता है? पार हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। जैसे बृहद हिमालय को ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या इसी का एक नाम है आंतरिक हिमालय। आप कहोगे सर ये तो बाहर दिख रहा है तो बाह्य हिमालय होना चाहिए, इसका नाम आंतरिक हिमालय कैसे हो गया? समझिएगा, अगर हम यहाँ एक सर्किल बनाएं, एक यहाँ पर गोला बनाएं, केंद्र ये है और ऐसे गोला बन रहा है, तो इस केंद्र में ये अंदर में पड़ रहा है या बाहर में पड़ रहा है? केंद्र के अंदर में पड़ा ना। केंद्र से ये अंदर होने के कारण ही यहां पर इसको क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय। अब कहोगे सर केंद्र इधर भी ले सकते हैं, क्यों इधर नहीं लिए? इधर इसलिए नहीं लिए क्योंकि जितने भी पर्वत पठार हैं वो ऊपर के साइड में इधर है, इसके नीचे नहीं है। केंद्र हमेशा वहीं लिया जाता है, सेंटर वहीं लिया जाता है जहां पर ये चीजें उपलब्ध हों। तो केंद्र से अगर सर्किल बनाओ तो ये अंदर में पड़ रहा है ना, बृहद हिमालय, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय। तो इसे क्या कहेंगे? शिवालिक हिमालय को। बाहर ये सबसे है तो इसका नाम तो आपको क्लियर हो गया, इसको कहते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। वहीं इसका नाम क्या हो जाएगा शिवालिक का? बाह्य हिमालय। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब
अब थोड़ा सा बात करते हैं ट्रांस हिमालय का निर्माण और मुख्य हिमालय से बहुत पहले हो चुका था। समझिएगा क्या कह रहा है कि जो ट्रांस हिमालय है ये आज का निर्मित नहीं है। आज इन द सेंस हिमालय का जब निर्माण हुआ था, मैंने बताया था कि हिमालय का निर्माण आपने पढ़ा था सेनेजोइक महाकल्प में हुआ था, तो क्या इसका भी निर्माण उसी समय हुआ था जिस समय पर हम सिखाए थे आपको कि यहाँ पर एक तरफ टेथीस सागर, एक तरफ यूरेशियन प्लेट था और एक तरफ भारतीय प्लेट था, बीच में टेथीस सागर था। टेथीस सागर में दोनों प्लेट दबाव डाले थे, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। क्या उसी समय ट्रांस हिमालय भी निर्मित हुआ था? नहीं, हिमालय का निर्माण उससे भी पहले हो चुका था। सॉरी, ट्रांस हिमालय का निर्माण उससे भी पहले हो चुका था। मतलब इसका मतलब कह सकते हो कि हिमालय से भी पुराना कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट वास्तविकता में देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि इन तीनों का जो कालक्रम है, ये तीनों जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय हैं, ये तीनों तो एक ही महाकल्प में हुए हैं टेथीस भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण उससे भी पहले हो चुका था। और ट्रांस हिमालय किसका भाग है? ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय किसका भाग है? तो याद रखना इस बात का, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। आप लोगों को दो प्लेट सिखाए थे, एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट। तो ट्रांस हिमालय किससे निर्मित है? यूरेशियन प्लेट से निर्मित है। थोड़ा सा और देखिएगा, हिमालय से भी प्राचीन है। ये लिखा है ना कि ये क्या है? हिमालय से भी प्राचीन है। आगे, यह यूरेशियन प्लेट का मूल भाग है। इसका निर्माण टेथीस सागर के अवसादों से नहीं हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि जो टेथीस भूसन्नति सिद्धांत पढ़े थे, ये ट्रांस हिमालय के बिल्कुल व्याख्या नहीं करता है। टेथीस भूसन्नति सिद्धांत केवल बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की व्याख्या करता है। ट्रांस हिमालय इससे भी ज्यादा पुराना है। क्लियर? तो आप देखिए, ये तो क्लियर है। मुख्य हिमालय किससे बना था? टेथीस सागर में जमे अवसादी मलबे से बना था। मुख्य हिमालय तो है, लेकिन ट्रांस हिमालय इसका पार्ट नहीं है। आगे चर्चा करें अगर हम लोग कि ट्रांस हिमालय के बारे में ही, तो ट्रांस हिमालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय का ही। अगर प्रश्न आए ट्रांस हिमालय के निम्नलिखित में से कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो ट्रांस हिमालय की मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। एक काराकोरम श्रेणी, ये श्रेणी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख श्रेणी और तीसरी है जास्कर श्रेणी। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। क्रम भी आ सकता है कि इनको उत्तर से दक्षिण लगाओ या दक्षिण से उत्तर लगाओ। तो सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। अगर स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड एटलस होगा तो उसे ओपन रखना, उसमें सब कुछ एकदम क्लियरली आप लोगों को दिखेगा, श्रेणियां जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर श्रेणी। ठीक है। अब अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? वर्ष भर स्नोफॉल होता रहता है, मतलब बर्फ का जमाव होता रहता है। जब यहाँ पर बर्फ का जमाव होगा तो इसका मतलब बर्फ का ढेर लगने लगेगा, और जहां पर बर्फ का ढेर लगता है वहां पर किसका निर्माण होने लगता है? ग्लेशियर का निर्माण होने लगता है। अगर बर्फ का ढेर लगता चला जाए तो वहां पर ग्लेशियर बन जाता है। ठीक है। तो यहां भी वही कुछ घटना हुई कि यहां पर ग्लेशियर का निर्माण होने लगा। अच्छा, कौन कौन से ग्लेशियर कैसे बने अगले पार्ट में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, ये दृश्य किसका दिखाया गया है? काराकोरम श्रेणी का। भारत की जो सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित था, भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रेणी थी? देखो, भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रेणी पड़ रही है? यही तो पड़ रही है। सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। इसको एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, क्योंकि एशिया की रीढ़ तो यही बन गया ना। ठीक है। अब समझिए, ये काराकोरम श्रेणी पर क्या होता है? यहां पर एक पर्वत चोटी स्थित है काराकोरम श्रेणी पर ही। कौन सी पर्वत चोटी? K2, जिसको कुछ लोग नाम सुने भी होंगे। तो K2 अगर प्रश्न आए ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी पर है, तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। साथ में और ध्यान रखो, इसी काराकोरम श्रेणी पर मुख्यतः कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसी पे कई सारे ग्लेशियर के ढेर मिलते हैं, जैसे बियापो, बाल्टोरो, हिस्पर, ससाइमी, ये सारे ग्लेशियर मिलते हैं। वहीं जो
आगे पढ़ोगे लद्दाख पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी एक ये मिलती है जिसका नाम है राकापोसी। चलिए देखते हैं अब अपनी क्लास में इसमें। अगर हम कहें काराकोरम पर क्या क्या मिलता है, काराकोरम पर सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम पर हिस्पर ग्लेशियर है, काराकोरम श्रेणी पर ही बियाफो है, इसी पर बाल्टोरो ग्लेशियर भी है। ये चारों तो ग्लेशियर हैं। और ध्यान दीजिए K2 जिसकी ऊंचाई है कितना 8611 मीटर, ये भी किस पे है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। ये विशेषता क्या रखता है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यही है। याद रखना, हिमालय की नहीं, मैंने बोल दिया कि हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको हिमालय की चोटी नहीं काउंट करेंगे। अगर हिमालय की चोटी काउंट करने लगते तो हिमालय से अगर इसकी कंपैरिजन करते इस ऊंचाई की, तब तो हिमालय में सबसे ज्यादा ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि उसकी ऊंचाई है 888 थोड़ा सा लाइकिंग हो रहा है, 8,800। अब वृद्धि हो गया बेटा 86 की, ठीक है, 88, अब वृद्धि देखा गया है 48 है, 8848.86 मीटर की अब वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो बताओ अब ये ज्यादा ऊंचा है या ये, अगर हिमालय से कंपैरिजन कर दें तो ये ऊंचाई ज्यादा हो गई ना। इसीलिए अगर प्रश्न में आए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगर प्रश्न में आए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, हिमालय हिमालय का जिक्र ना करे क्योंकि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, तो हो जाएगा क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अगर आ जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अगर आ जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अगर प्रश्न आ जाए हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, जैसे ये भारत में है ऐसे ही भारत में ही हो लेकिन वो हिमालय की चोटी पूछ ले, तब क्या होगा आंसर, कंचनजंगा। तीनों में डिफरेंस है, समझ लीजिएगा फिर से एक बार। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में ही हो और हिमालय की हो कंचनजंगा। अगर ऐसे डायरेक्ट हिमालय को हटा दो, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा K2। और K2 का विस्तार कहां पर है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर। बहुत ही अच्छे समझना होगा। तिब्बत पठार, पूर्व में तिब्बत का पठार तक विस्तार है जहां इसे कैलाश श्रेणी कहा जाता है। मतलब ये ट्रांस हिमालय है तिब्बत के क्षेत्र में भी थोड़ा फैला हुआ है कैलाश श्रेणी के नाम से, ठीक है। तो ये जो अभी आपने पीछे देखा ट्रांस हिमालय में तीन तो आप देख रहे हो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों तो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। लेकिन एक श्रेणी इसकी और इंपॉर्टेंट है, वो है यहां पर ऐसे तिब्बतीय क्षेत्र में भी फैला हुआ है इसका विस्तार, वो है कैलाश श्रेणी। तो चार श्रेणियां ट्रांस हिमालय के मुख्य रूप से पढ़ी जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। आगे अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय की नदी गलियारे, सिंधु और श्योक का प्रवाह। मतलब अब प्रश्न कैसा आएगा, ये ऐसा पूछा जाएगा कि क्या इन श्रेणियों के मध्य से कोई नदी बहती है। जब आप मैप में देखोगे तो जी दिखेगा क्लियर कि इस श्रेणी के मध्य से ये नदी बहती है, इसके मध्य से ये बहती है। चलिए हम बता देते हैं आपको। सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी थी, काराकोरम। उसके नीचे कौन सी श्रेणी है, लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख के मध्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। मतलब इस काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, श्योक नदी। तो प्रश्न आएगा श्योक नदी किन दो श्रेणियों के मध्य में बहती है, तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है।
वहीं ये श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। देखो ये ऐसे जाके सिंधु में मिल जाती है। दूसरा देखिएगा, ये है सिंधु, यही नदी है। आगे सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बह रही है? ये नदी जरा देखो, चेमायुंगलिंग ग्लेशियर से निकल के जो आ रही है। जो ये सिंधु नदी है ये जास्कर श्रेणी है और ये लद्दाख श्रेणी है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी बही? सिंधु नदी बही। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं कहूं ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। जो ये काराकोरम और लद्दाख है इसके मध्य से नदी बहती है। इस नदी का नाम है श्योक नदी। वहीं जो लद्दाख और जास्कर है इसके मध्य से जो नदी बहती है उसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी का उद्गम कहां पर होता है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कौन सी नदी कहां पर बहती हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखिए। एक जगह है भारत का सबसे शुष्कतम स्थान, लेह जिला लद्दाख और जास्कर के बीच में स्थित है और सिंधु नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर। किसी नदी का दायां अथवा बायां तट कैसे डिसाइड होता कि दायां तट है ये बायां तट है? जिधर से नदी बहती है उधर अगर आप मुंह करके खड़े हो जाइए, अगर आपका हाथ दाहिनी तरफ जो होगा वही दायां तट होगा, जिधर बायां होगा वो बायां होगा। जैसे सिंधु नदी अभी इधर हम बताए हैं ऐसे बहती है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सिंधु नदी के बहने का। तो दाहिना तट किधर होगा? अगर हम ऐसे ही खड़े हो जाएं तो हमारा दायां हाथ ऊपर पड़ रहा है ना, तो यहां कहीं क्या है? इस जगह पर लेह है, दाहिने साइड में। किन दो श्रेणियों के मध्य में लेह है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में लेह स्थित है। इज दैट क्लियर? तो किस तट पे है अगर प्रश्न में आए सिंधु नदी के लेह? तो दाएं तट पर है। ऐसे ही आपसे पेपर में प्रश्न आएगा, डीप में थोड़ा जाके पूछा जाता है। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है लद्दाख श्रेणी पर स्थित है क्या? राकापोसी पर्वत शिखर, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। इधर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको बताया कि यहाँ पर एक चोटी है, इस पे लद्दाख श्रेणी पर, इसका नाम है राकापोसी। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी यही है। याद रखना है लद्दाख पर है, काराकोरम पर नहीं है। काराकोरम पे तो K2 बताया हूं, ठीक है। अच्छा आगे समझिए, आगे पॉइंट क्या है? सिंधु नदी तिब्बत में कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग, वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यहां से निकलकर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से ये बहती है। यहाँ पे है ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से नदी ऐसे निकलती हुई और बहती चली जाती है। क्लियर? अब चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही आप लोगों को मैपिंग में देख देख के पढ़ना है। मैप देखिए, अपने एटलस को देखिए, इसको देखिए, और सारे लेक्चर को आपको प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं मैं। आप जाओगे इंडियन ज्योग्राफी सीरीज आप खोलोगे तो उसमें आपको सारे वीडियोज लेक्चर, आज ये 6 लेक्चर है, 5 हो चुके हैं, उसको देख लेना। अब देखिए बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, सचर जोन द्वारा दुनिया के सर्वोच्च श्रृंखलाओं, मतलब क्या कह रहा है? ये जो एक आप लोग रेड लाइन देख रहे हो, ये बाउंड्री का काम करता है। बाउंड्री का मतलब ब्रेकर का काम करता है, विभाजन का काम करता है। किसके किसके विभाजन का? वही बताया गया है। ऊपर है ये काराकोरम श्रेणी, या कहें हम ट्रांस हिमालय है। ऊपर है ट्रांस हिमालय और नीचे है बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में दोनों को अलग करने वाली एक बाउंड्री बना दी गई है, जिसका नाम है सचर जोन। जिसका नाम क्या है देखिएगा थोड़ा, इसका नाम है सचर जोन। तो यदि प्रश्न में आ जाए अब, और आता भी है क्या, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो सचर जोन के द्वारा, मतलब उस ब्रेकर का नाम है सचर जोन। क्लियर?
तो सचर जोन बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। पश्चिमी विंध्य, अब देखो ये अगर बात करें हम, ये बृहद हिमालय दिखाया गया, ठीक है। अब जरा इसको समझिएगा, क्या पॉइंट समझाने की कोशिश किया गया है। ये है हमारा बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय केवल यहां से यहां तक माना जाता है। इसका क्या मतलब, पूर्व से पश्चिम में ही जितना पार्ट हिमालय का है वही बृहद हिमालय का हिस्सा माना जाता है। मतलब यहां पर जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर यहां पर तिब्बत में एक, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है नामचा बरवा, नामचा बरवा। इसी के मध्य के एरिया को बृहद हिमालय कहते हैं। बाकी ये जो नीचे यू टर्न हो जाता है इसको पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से इनको जाना जाता है। जो ऐसे यू टर्न होकर के चला जाता है इसको किस नाम जानते हैं, पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी, पूर्वोत्तर पर्वत, ठीक है। तो पूर्व और उत्तर में इसको पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी कहते हैं, और बाकी यहां से यहां तक को बृहद हिमालय के नाम जानते हैं। इन्हीं के बारे में बृहद हिमालय में लोग पढ़ना है कि ये पश्चिम में नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है, और पूर्व में नामचा बरवा जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां तक फैला हुआ है। हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपरी और निरंतर पर्वत श्रेणी, मतलब ये कुछ दूर पर सीरीज के रूप में नहीं है, पूरा ये सीरीज के रूप में है, ऐसे गया है तो आखिरी तक ये श्रेणी ऐसे चली गई है, ठीक। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय में ही है, बृहद हिमालय में ही है। अगर हम हिमालय की चोटियों की बात करें तो दुनिया की पूरी बात करें तो सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय में। जैसे अगर कहें ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियस्को हो गया, एक आकागुआ हो गया अमेरिका का, तो ये सारी चोटियों की, या माउंट किलिमंजारो हो गया, ये सारी चोटियां जो हैं लगभग 5000-6000 मीटर में रुक जाती हैं। लेकिन अगर इस बृहद हिमालय की बात करें, इसमें 8000 से स्टार्टिंग होती है इन 10 चोटियों की, तो कहीं 5-6 हजार, कहीं 8000। तो दुनिया की सबसे 10 ऊंची चोटियां कहां पाई जाती हैं, बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। समझते हुए चलो, बहुत अच्छे से आपको आनंद आने वाला है पूरी क्लास में। अब देखिए, पृथ्वी की शिखर, हिमालय की 4 सबसे ऊंची चोटियां, हिमालय की 4 सबसे ऊंची चोटियां किस हिमालय पर, बृहद हिमालय पर स्थित हैं। उन्हीं को देखो जरा। जैसे सबसे ऊंची तो है, कौन सी दिख रही है, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दुनिया की, माउंट एवरेस्ट। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और तिब्बती भाषा में इसका नाम क्या है माउंट एवरेस्ट का, चोमोलुंगमा। तिब्बती भाषा में इसी को क्या कहते हैं, इसको चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। और चोमोलुंगमा का अगर हम कहें अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। तो माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई में थोड़ा सा सुधार कर लेना, इसकी ऊंचाई अब बढ़ चुकी है 8848.86 मीटर हो गई है। कहीं कहीं तो 8850 मीटर भी लिखा हुआ आता है, लेकिन अभी आप याद रखिए कि जो वृद्धि हुई है 0.86 मीटर की इसमें वृद्धि देखी गई है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या किस नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा के नाम से, जिसको क्या कहते हैं, पर्वतों की रानी उसका अर्थ होता है। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी हिमालय का नहीं है ये, लेकिन ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ट्रांस हिमालय में है। लेकिन ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, दुनिया की पूरी बात कर रहे हैं। तो दुनिया में सेकेंड नंबर पर कौन आता है, K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन के नाम जाना जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये किस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में। इसकी ऊंचाई अभी आपने देखा था कितना है, 8611 मीटर, भारत और पीओके के बॉर्डर पर है। तीसरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और चौथी, अच्छा ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर है ना, तो इसमें भारत में स्थित, देखो हिमालय शब्द जुड़ गया,
भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। अभी यही केवल हिमालय शब्द ये ना होता अगर, अब भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आंसर गलत हो जाता, तब हो जाता K2। जब हिमालय शब्द जुड़ा रहेगा तो कंचनजंगा होगा, क्योंकि ये कंचनजंगा बृहद हिमालय का ही पार्ट है। और ये K2 जो है तो ये भारत में ही, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगला है चौथी मकालू, ठीक है, तो जिसकी ऊंचाई कितना है 8485 मीटर। तो दुनिया की 10 चोटियों की बात की है, उनमें से 4 आप देख लिया। नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, दूसरे पर K2 गाडविन ऑस्टिन जो कि पीओके और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, तीसरा देखा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, चौथा देखा आपने मकालू जो कि नेपाल में है। ध्यान दें K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु हिमालय पर नहीं बल्कि काराकोरम पर स्थित है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। अब देखिएगा, चोटियों को क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व क्रम लगाओ जो बृहद हिमालय पर चोटियां हैं। ये अगर मान लो कि आप लोग ये बृहद हिमालय बना हुआ है, तो बृहद हिमालय पर सबसे पूर्वी चोटी जिसमें तिब्बत में है, मैं बताया था कहां तक बृहद हिमालय केवल विस्तृत है, नामचा बरवा तक ना। तो अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत के बॉर्डर पर नामचा बरवा। अब प्रश्न आ जाए बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सी है, पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा। नामचा बरवा सबसे पहले पड़ेगा, उसके बाद सिक्किम में आ जाओ, सिक्किम में पड़ेगा कंचनजंगा। सिक्किम के बाद नेपाल में आइए, नेपाल में आओगे तो कौन सा पड़ेगा, मकालू। मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मसालू। याद रखना, मसालू और मकालू के बीच में माउंट एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट के दाएं तरफ मकालू और एवरेस्ट के बाएं तरफ मसालू। और इसके बाद अन्नपूर्णा भी नेपाल में पड़ता है, धौलागिरी भी नेपाल में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी पड़े थे कौन सा, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। बहुत ही अच्छे से तैयार करो इसको। बृहद हिमालय की चोटियां अगर हम बात करें, पूर्वी सबसे कौन सी है, तिब्बत में जिसका विस्तार है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। सिक्किम में आइए कंचनजंगा, नेपाल में आइए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम तो याद होगा, दाएं तरफ मकालू, बाएं तरफ मसालू। अभी नेपाल में और आगे चलिए, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद नंगा पर्वत। तो परीक्षा में ये यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरेस्ट की पश्चिम से पूर्व, एवरेस्ट में, एवरेस्ट के पश्चिम में मसालू है और पूर्व में मकालू है। ये प्रश्न आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट के पूर्व में और पश्चिम में कौन सी श्रेणियां स्थित हैं, तो इनको क्रम से याद करना है, पूर्वी तरफ कौन सा और पश्चिमी तरफ कौन सा है। पूर्वी तरफ मकालू और पश्चिमी तरफ मसालू है। इस पॉइंट को भी सेट करके रखना है। सारी श्रेणियों को आप लोग क्रम से याद कर लेना, पूछे जाते हैं। आप लोग एटलस में देखोगे तब भी ये श्रेणियां आपको दिखेंगी सारी। आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो उत्तराखंड के शिखर हैं इसी बृहद हिमालय पर ही, वो कौन कौन से हैं। अभी तो आपने पढ़ा है कहां तक, नेपाल का पढ़े। उत्तराखंड में जो प्रभुत्व श्रेणियां हैं, प्रमुख श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी है, देखो। यहीं से उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसी उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, इसी उत्तराखंड में बंदरपूछ है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में बंदरपूछ है, और उत्तराखंड में कामेत है, और उत्तराखंड में ही नंदा देवी पर्वत चोटी है, उत्तराखंड में त्रिभुशूल पर्वत चोटी है, और गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा का उद्गम होता है। दो याद रखना, उत्तराखंड में यमुनोत्री से यमुना का, और गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि ये जितनी भी चोटियां हैं ये किसकी हिस्सा है, बृहद हिमालय की। तो उत्तराखंड की जो चोटियां, चाहे वो कामेत की बात करो,
चाहे वो बंदरपूछ की बात करो, चाहे बद्रीनाथ की बात करो, चाहे यमुनोत्री ग्लेशियर, चाहे गंगोत्री ग्लेशियर या त्रिशूल की बात करो या नंदा देवी की, ये सब किसके हिस्से हैं? बृहद हिमालय के ही पार्ट हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चोटियां बृहद हिमालय का हिस्सा है, या निम्नलिखित में से कौन कौन सी चोटियां उत्तराखंड की हैं। ऐसे भी तो प्रश्न आ सकते हैं। तो सबके लिए आपको तैयार होना है। जैसे भी पेपर में प्रश्न आए सभी के लिए आपको तैयारी करवा दे रहा हूं। आप लोग केवल देखो पूरा क्लास, बस मजा आने वाला है। अब अगर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में तुलना करा दें तो वो और अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कंपैरिजन बहुत तेजी से करते हो। तो उसी को देखिएगा, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट का भाग है, सबसे प्राचीन हुआ था। यूरेशियन थ्योरी के अनुसार हुआ था ट्रांस हिमालय का। किस प्लेट से हुआ था ट्रांस हिमालय का निर्माण? यूरेशियन प्लेट से। बृहद हिमालय का निर्माण टेथीस सागर में जमे अवसादी मलबे से हुआ था। आयु हिमालय से प्राचीन है और ये हिमालय का ही, जिस समय हिमालय का उत्थान हुआ उसी समय इसका उद्भव हुआ था, बृहद हिमालय का भी। सर्वोच्च चोटी ट्रांस हिमालय की कौन सी सर्वोच्च चोटी है? K2 8611 मीटर। वहीं बृहद हिमालय की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसके विषय में ये तगड़ा है चोटियों के बारे में, बृहद हिमालय। तो 8648.86 मीटर। अगर बात करें यहाँ पर ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियापो, ससाइमी, ये सब ग्लेशियर हैं इसमें। यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है बृहद हिमालय में। विभाजक, दोनों के बीच जो विभाजन का काम करता है उसे क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। आगे हम लोग जल्दी से आगे की क्लास में जो देखेंगे हिमालय की घाटी और श्रेणियों के बारे में। जैसे कैसी श्रेणियों के बारे में? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं। जो पूर्वोत्तर आप लोगों को बताए थे, अरुणाचल प्रदेश के साइड से यू टर्न ले लेता है, वहां पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। पटकोई-बुम, मीजो हिल्स और अराकानियोमा, ये सब म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। इनको देखेंगे। प्रमुख घाटियों को देखेंगे, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, दून घाटी और द्वार घाटी के बारे में कि कहाँ की घाटियों को दून घाटी कहते हैं, कहाँ की घाटियों को द्वार घाटी कहते हैं। शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे कि सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, वो है शिवालिक हिमालय, और सबसे बाहरी भाग भी है। फिर मध्य हिमालय देखेंगे, इसको पीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस पे धौलाधर और पर्यटन स्थल इस पे स्थित है। ये सारी चीजों की हम लोग अगले क्लास में लेक्चर लेंगे और इस प्रकार से हिमालय कंप्लीट कर देंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। लेकिन जो लोग नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो जो लेक्चर अभी नहीं देखे हो पीछे का जा करके देख लेना। अगर अपने फ्यूचर के लिए 30 से 40 मिनट नहीं दोगे तो आप बहुत पीछे छूटते हुए चले जाओगे। इसलिए अभी ये स्टार्टिंग फेज है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।